ओके, यहाँ तक हो गया था, आगे बढ़ते। मैंने आपको काउलरिच लॉ तक पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में, काउलरिच लॉ तक, और उसकी 3 एप्लीकेशन बताई थी मैंने आपको। काउलरिच लॉ क्या होता है वो भी मैंने आपको पूरा बता दिया कि एक्चुअली काउलरिच लॉ क्या होता है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हर आयन जो होता है अपने पूरे पोटेंशियल से मूव कर सकता है और अपना पूरा कंट्रीब्यूशन करेगा टुवर्ड्स मोलार कंडक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कोआयन, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कोआयन, जो भी इसके साथ होगा तो कोई लेना देना नहीं रहेगा, है ना। और इसके 3 एप्लीकेशन थे। 3 एप्लीकेशन सबसे पहले मैंने आपको बताया था टू फाइंड आउट द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हालांकि स्ट्रॉन्ग भी निकाल सकते हैं बट ज्यादा बेटर है फाइंड आउट द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, और तीसरा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। ये मैंने आपको बताया था, इसमें न्यूमेरिकल भी किया था हमने। आगे करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं। ओके, देखो एक क्वेश्चन ऊपर उन्होंने बोला कि ट्राई दिस, obtain the expression for the dissociation constant in terms of lambda c and lambda naught using Ostwald dilution law। क्या आंसर आना चाहिए? इजी है, कर सकते हैं मेरे ख्याल से। 1 मिनट, हाँ, इन टर्म्स ऑफ ये ना, तो क्या होता है हमें पता है फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो करना कुछ नहीं हमें, जहां जहां अल्फा है वहां क्या पुट करोगे आप, लैम्डा अपॉन लैम्डा सी अपॉन लैम्डा नॉट, बस ये वाला यहाँ पर पुट कर दो जहां जहां लैम्डा है ना, जहां जहां अल्फा है, सर जहां जहां अल्फा है वहां आप ये पुट कर दोगे। इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको, मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, आपको मैंने बता दिया कैसे करना है, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू, आप यहाँ पर ये पुट कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। ये एक्सपेरिमेंटली बताया कि एक्सपेरिमेंटली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने फिजिक्स, एक्चुअली फिजिक्स यूज किया है। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो फिजिक्स में रेजिस्टेंस रिलेटेड है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करके इन्होंने फाइंड किया है यहाँ पर आते हैं, बट फिर भी रुको देख लेते क्या ये। चलो ठीक है, देखते क्या। तो मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन can be determined from the resistance measurement by Wheatstone meter bridge। आपको पता है Wheatstone meter bridge ऑब्वियसली फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, Wheatstone meter bridge है ना, फिजिक्स में है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, पोटेंशियोमीटर, Wheatstone meter bridge उसमें ही है। देखो क्या लिखा है, कंडक्टिविटी सेल, द कंडक्टिविटी सेल कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब। अभी ये पूरा उन्होंने सब बताया कि कंडक्टिविटी सेल के अंदर क्या क्या होता है, वो सब कंस्ट्रक्शन है उसका। तो आप देख सकते हो क्या क्या दिख रहा है हमें, डायग्राम में देखोगे तो क्या दिख रहा है, ग्लास ट्यूब दिख रहा है, सोल्यूशन है ना, प्लैटिनम प्लेट्स हैं। तो देखो क्या लिखा है, द कंडक्टिविटी सेल कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब with 2 platinum plates coated with a thin layer of finely divided platinum black, है ना। कुछ नहीं है, उसे इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो लोग बोल रहे प्लैटिनम प्लेट है, उस प्लैटिनम प्लेट के ऊपर किसको कोट किया है, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम ब्लैक, ठीक है। प्लैटिनम का पाउडर जो आता है या फिर प्लैटिनम का कोई कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड को उन्होंने इसके ऊपर कोट करके रखा है, ठीक है। This is achieved by the electrolysis of the solution of chloroplatinic acid। क्लोरोप्लेटनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2PtCl6, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो बता देता हूँ, ये फॉर्मूला होता है क्लोरोप्लेटनिक एसिड का
तो उन्होंने बोला है कि एक्चुअली वो कैसे हुआ होगा, मतलब वो लोग इतना बता रहे हैं कि प्लेटिनम जो प्लेट्स है उसके ऊपर उन्होंने क्या कोट कर रखा है, उसके ऊपर कोटिंग है ना, किसकी कोटिंग है, प्लेटिनम ब्लैक की। तो वो कैसे किया वो बता रहे हैं, वो इतना कुछ काम का नहीं है, बट तो भी अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ कि जो प्लेटिनम प्लेट है उसके ऊपर क्या कोट किया उन्होंने, प्लेटिनम ब्लैक। वो प्लेटिनम ब्लैक कैसे हुआ कोट, किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस करके, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस करके। ठीक है, अगर आपको इसका फॉर्मूला पूछ ले तो याद रख लेना कि क्लोरोप्लेटिनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है। उसके बाद आगे नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, द सेल इज डिप्ड इन अ सोल्यूशन। फिर उसके बाद ये जो प्लैटिनम प्लेट्स है इसको किस में डिप किया है, आप देख सकते हैं सोल्यूशन में, whose resistance is to be measured। उस सोल्यूशन का रेजिस्टेंस हमें मेजर करना है, ठीक है, उसको उसमें इमर्स कर दिया हमें। उसके बाद देखो क्या लिखा है, सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट के बारे में बताया उन्होंने, हमें पता है कि K इज इक्वल्स टू 1/R/L/A, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमें पता ही है, K इज इक्वल्स टू G, G मतलब 1/R, तो K इज इक्वल्स टू 1/R/L/A। फॉर अ गिवन सेल द रेशियो ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन मतलब दो इलेक्ट्रोड के बीच में सेपरेशन है ना, दो प्लेट है, उन दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन, उसको हम L बोलते हैं। तो वही लिखा है, फॉर अ गिवन सेल द रेशियो ऑफ सेपरेशन L between the electrode divided by area of cross section of electrode called cell constant, जिसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ठीक है, सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/A है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, और A क्या होता है, एरिया विच इज इमर्स्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, एक पर्टिकुलर सेल के लिए हमेशा कांस्टेंट होता है, एक पर्टिकुलर सेल के लिए कभी चेंज नहीं होता है। अगर सेल जब तक सेम है तब तक उनका सेल कांस्टेंट सेम रहेगा, सेल चेंज कर दिया सेल कांस्टेंट चेंज, नाम भी उसका सेल कांस्टेंट है। ठीक है, ऑब्वियसली। तो L/A हो गया सेल कांस्टेंट, उसकी ऐसा यूनिट एकदम सिंपल, मीटर इनवर्स, या फिर हम इसको कन्वेंशनली एक्सप्रेस्ड जो हम इस चैप्टर में कर रहे हैं, चैप्टर में आपको पता ही है हम ऐसा यूनिट बहुत कम यूज करते हैं, इसमें हम कौन सी यूज कर रहे हैं, CGS यूनिट, तो हम सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें पता चलता है कि हम इस K को और कैसे लिख सकते हैं, इस K को हम और कैसे लिख सकते हैं, देखो वही लिखा है उन्होंने, सेल कांस्टेंट अपॉन R बराबर है ना, सेल कांस्टेंट क्लियर कर समझ में आता है, ये पूरा सेल कांस्टेंट है, ये R है, तो हम लिख सकते हैं सेल कांस्टेंट अपॉन R। ठीक है, सब तो बता चुका हूँ, खाली एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंट है और कुछ नहीं है कि लोग रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो K इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन R हो गया। द डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। अब कंडक्टिविटी निकालने के लिए 3 स्टेप्स है, देखते क्या 3 स्टेप्स है। एक मिनट है, ओके। देखो पहला पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट, हमें वो तो क्लियर दिख रहा है, अगर आपको K निकालना है एक्सपेरिमेंटली करना पड़ेगा, हमें तो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है ना, तो अगर आपको K निकालना है तो आपको पहले क्या पता होना चाहिए, सेल कांस्टेंट। तो देखते हैं सेल कांस्टेंट, तो वही लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट, द सेल कांस्टेंट इज डिटरमाइंड using the 1 molar, 0.1 molar, 0.01 molar KCl solution. Okay, the conductivity of KCl solution is well tabulated at various temperature. The resistance of KCl solution is measured by Wheatstone meter bridge, Wheatstone meter bridge. उन्होंने लिखा भी इनफैक्ट है, रिफर टू द 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 9, वही व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज के बारे में बता रहे कि अगर आपको व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज के बारे में जानना है तो फिजिक्स को रेफर करिए। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा, हाँ न्यूमेरिकल वाइज इंपॉर्टेंट है और आपको फॉर्मूला ऑलरेडी सिखा चुका। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट आपको एग्जाम में नहीं आता है मुश्किल, फिर भी देखते हैं इन्होंने क्या कर रखा है। देखो इन द फिगर द यूनिफॉर्म वायर ए बी इज द यूनिफॉर्म वायर, ये बीच में एक वायर है ये भी, ठीक है, ये बी इज द यूनिफॉर्म वायर, आर एक्स इज द वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस, वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस ये वाला
आर एक्स। ये रेजिस्टेंस वो है जो हमें पता है, ये वो रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें पता है। प्लेस्ड इन वन आर्म ऑफ द व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा देखो, द कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग KCl solution of an unknown resistance is placed in the another arm of Wheatstone meter bridge। सिंपल एक्चुअली क्या कर रहे लोग देखो, अगर आपको Wheatstone meter bridge आता होगा तो उससे कर सकते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ये हमें पता है ना। रेजिस्टेंस अगर आपने रेजिस्टेंस देखा होगा फिजिक्स में, रेजिस्टेंस होता है, या किसी किसी को अगर इंटरेस्ट होगा ये सब चीजों में तो उनको रेजिस्टेंस डेफिनेटली पता होगा, आता है, कलर बैंड रहता है उसके ऊपर, अगर ये सब पता होगा तो ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इतना बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स नहीं है यहाँ पर। और ये क्या है, ये वायर है जिसकी लेंथ पता है हमें, ये वायर है जिसकी लेंथ पता है, और बीच में एक्चुअली क्या है, बीच में ये क्या डाला होगा उन्होंने, गैल्वेनोमीटर। उससे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और उससे ऊपर की तरफ से एक पॉइंट आ रहा है, ये आप है ना चेंज कर सकते हो इसको, ये वाले पोर्शन को आप आगे पीछे कर सकते हो, आगे पीछे आप यहाँ पे रख सकते हो, आप यहाँ पे रख सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो, ठीक है। आपको अल्टीमेटली क्या देखना है, आपको ये इस तरह से ये पॉइंट आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये आपको इस तरह से रखना है कि इसके अंदर आपको क्या ना दिखे, डेविएशन। आपको डेविएशन बिल्कुल 0 दिखे, डेविएशन होना नहीं चाहिए, गैल्वेनोमीटर नहीं हिलना चाहिए। तो जब गैल्वेनोमीटर नहीं हिलेगा तो उसको हम बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर जो है, यहाँ पर सर्किट जो है वो बैलेंस्ड हो चुका है। तो वहां पर हम व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज जो है उसका प्रिंसिपल लगाते हैं, उसका प्रिंसिपल लगाते हैं। फिर से मैं डिटेल में बताता हूँ। आप पहले मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने व्हीटस्टोन पढ़ा है क्या, ये टॉपिक व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज? प्लीज रिप्लाई, पढ़ा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो फिर तो एकदम इजी है, फिर तो आपको पता ही होगा कि एक जो रेजिस्टेंस और लेंथ होता है उसको हमें मेजर करना होता है बस। और एक्सपेरिमेंट अब कॉलेज में किया है कि कभी किया होगा, 12th स्टैंडर्ड में शायद नहीं किया होगा ना, किया है? नहीं सर। किया। नहीं अभी तक नहीं, शायद 12th में ही एक्चुअली सर याद लेकिन नहीं वो है कि चैप्टर 11th में। पढ़ा है सर। हाँ चैप्टर पढ़ा होगा आपने, करंट इलेक्ट्रिसिटी, बट एक पोटेंशियोमीटर होता है, मोस्टली शायद 12th में होता है एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मेरे को भी खुद को याद नहीं है क्योंकि मैंने किया। हाँ 12th में शायद, बराबर। सब वायर का कनेक्शन होता है, सब सर्किट भी आपको याद करके जाना होता है, ठीक है। तो वही सब है अल्टीमेटली। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो उसके अंदर, वो उसको इस तरह से एडजस्ट करोगे, गैल्वेनोमीटर बैलेंस, गैल्वेनोमीटर जो है उसके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, डिफ्लेक्शन नहीं आएगा तो बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा तो हम व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज जो है उसके पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो क्या फॉर्मूला अभी है ना आप, तो देखो द कंडक्टिविटी, तो एक तरफ तो आपने ये वाला लगा दिया है कि ये वाला नॉन रेजिस्टेंस है, ये वाला पोर्शन आपका नॉन रेजिस्टेंस हो गया, ये वाला पोर्शन है जो हमें पता करना है, तो उसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, इस सोल्यूशन से, ताकि हमें सोल्यूशन का रेजिस्टेंस पता चल जाए, है ना। हमें ये वाली लेंथ पता ही है, ये वाली लेंथ भी पता चल जाएगी, तो 3 चीजें पता ही है, चौथा निकालना है, तो वही बस आप देख सकते हो। तो यहाँ पर वही लिखा है, द कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग KCl solution of an unknown resistance is placed in another arm of Wheatstone bridge. D is the current detector, D is the current detector, वही galvanometer, D is the current detector, हाँ। F is a sliding contact, F sliding contact है that moves along AB, मैंने आपको बोला वो मूव कर सकते हैं, है ना। AC represents the source of alternating current, आपको पता है AC क्या रिप्रेजेंट करता है, सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट DC, ये सब आपको फिजिक्स में पता होना चाहिए। AC होता है अल्टरनेटिंग करंट, DC इज डायरेक्ट करंट, वो सब फिजिक्स में, ठीक है। तो द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज मूव्ड अलोंग AB until no current flows, वही मैंने आपको बताया। अब इसको इस तरह से मूव करते हैं ताकि कोई भी करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। द डिटेक्टर D shows no deflection, द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड, वहां पर नल पॉइंट ही बोलते हैं, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जितना मुझे याद आ रहा है, मैंने पढ़ा था तभी मेरे को याद है, नल पॉइंट ही बोलते हैं। द नल पॉइंट इज thus obtained at C, नल पॉइंट आ चुका है। बस अभी क्या करेंगे हम, R सोल्यूशन, रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन, रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन अपॉन Rx अपॉन Rx इज इक्वल्स टू क्या आएगा, उस साइड कौन सी लेंथ है और इस साइड कौन सी लेंथ है, तो सोल्यूशन के साइड कौन सी लेंथ है, AC वाली, सोल्यूशन के वाले साइड में कौन सी लेंथ है, ये AC, और उस तरफ कौन सी लेंथ है, BC, तो BC, ठीक है। आप देख सकते हो, और इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, सोल्यूशन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Rx अपॉन लेंथ ऑफ BC इनटू लेंथ ऑफ AC,
वो हम तीनों चीजें हमें पता ही है, और इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द सोल्यूशन, रेजिस्टेंस ऑफ द सोल्यूशन निकाल सकते हैं। बस रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन निकल गया। एक्चुअली पूरा फिजिक्स पार्ट है ये तो। Resistance of solution निकल गया। By measuring the length AC and BC and knowing Rx, resistance of KCl solution can be calculated. The cell constant is given by, तो cell constant का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, conductivity KCl into R, resistance of the solution. The conductivity of KCl solution is known, पता होता है वो, हर एक सेल का अलग अलग होता है। The cell constant thus can be calculated। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, सेल कांस्टेंट निकालते हैं, और इस तरह से उन्होंने सबके सेल कांस्टेंट निकाल के पता करके रखे होते हैं। तो इन शॉर्ट में आपको बता दूं, इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं यहाँ पर, ये तो पूरा का पूरा फिजिक्स पार्ट था। ये केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है इसका, वही है कि अल्टीमेटली इन्होंने यही बताया कि हम रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वही अननोन रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, हमेशा व्हीटस्टोन से, वही किया है। ठीक है ना, तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा, बिकॉज ये फिजिक्स में पढ़ा भी होगा। एक बार देख लो, तब तक मैं चाय पी लेता हूँ, आप देखो, अगर आपको कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, चलो। एक और चीज आपने शायद सर से बोला था कि न्यूमेरिकल देने के लिए, सर का जब मैसेज आया था मैं बाहर था, इसलिए मैं एक्चुअली भेज नहीं पाया। मैं अभी जैसे ही लेक्चर खत्म होता है तुरंत भेजता हूँ सर को। ठीक है, और एक्चुअली वो थोड़ा टेक्स्ट बुक भी ढूंढना पड़ेगा मुझे, जैसे ही मुझे मिलता है मैं आप लोगों को भेजता हूँ। इस पूरे पोर्शन में किसी को कोई डाउट है? आई थिंक फिजिक्स का पोर्शन है, पता होगा मोस्टली, मुझे जितना लगता है आप लोगों को। नो डाउट किसी को सर। कोई डाउट है? नो सर। सिंपल है ना, वही रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अननोन रेजिस्टेंस फिजिक्स में वही तरह से पूरा का पूरा। व्हीटस्टोन हम नल पॉइंट ऑब्टेन करते हैं और व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है, वही है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन। KCl solution in the conductivity cell in the step 1 replaced by given solution whose conductivity is to be measured. The resistance is measured by the process, वो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। The conductivity of a given solution is then calculated as K is equal to cell constant upon R solution. तो इन शॉर्ट उधर ये लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जब उनको सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना था, तो लोग बोल रहे हैं कि हमें कंडक्टिविटी पहले से ही पता थी, ऐसा बोल दिया उन्होंने। ठीक है, जो भी प्रोसेस से निकाला होगा, ठीक है। और जब उन्होंने यहाँ पर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी, तो उन्होंने बता दिया कि सेल कांस्टेंट पता है पहले से, इन शॉर्ट। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट अल्टीमेटली पूरे प्रोसेस में खाली फॉर्मूला ही तो है, और फॉर्मूला तो हमें आता ही है, वही के वाला फॉर्मूला, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट, उसका रिलेशन ही तो है, और वो तो हमें आता ही है, तो वही है, हमें थोड़ी कोई एक्सपेरिमेंट पूछने वाला है। उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, वो भी हमें पता है, एक बार कंडक्टिविटी आ गया तो मोलर कंडक्टिविटी आ ही जाएगी। क्यों? लैम्डा इज इक्वल टू 1000 के अपॉन सी होता है। सब कुछ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ना। अगर आपको कंडक्टिविटी चाहिए तो आपके पास रेजिस्टेंस होना चाहिए, आपको कंडक्टिविटी चाहिए तो आपको रेजिस्टेंस होना चाहिए, साथ में सेल कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। और फिर अगर आप ये दोनों निकाल लोगे, मतलब अगर आप इन शॉर्ट आपको अगर तो आप कंडक्टिविटी निकाल लोगे, फिर अगर आपको कंडक्टिविटी पता है तो आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल लोगे अल्टीमेटली। ठीक है, आई थिंक इसमें क्या क्वेश्चन करते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया था इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, लोगों ने सिर्फ इतना बताया। एग्जाम में इसमें ज्यादा से ज्यादा एक ही क्वेश्चन आ सकता है कि अननोन रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, विर्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है, फिजिक्स resistance of this containing
चलो ये क्वेश्चन करो, ट्राई करो, पर ट्राई करो, नहीं आया तो मुझे बताना। मैं आपको इसका क्लू देता हूँ। देखो उन्होंने इस ऐसे क्वेश्चन में क्लू होता है और वो क्लू ये रहा, हमेशा आप ध्यान रखना, वो क्लू ये है, सेम सेल। मैंने आपको क्या बताया, जब सेल सेम होता है तो उसकी कौन सी चीज सेम रहती है, सेल कांस्टेंट। तो अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा, एक सेल में से सेल कांस्टेंट निकाल के दूसरे सेल में पुट करना है, देख के ही पता चल जाता है क्वेश्चन। जब कभी भी आपको ऐसा कुछ बड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन दिख जाए जिसमें बहुत सारी वैल्यूज है और उसमें आपको ये ऐसा कुछ सेम सेल दिख जाए, तो चांसेस ज्यादा यही है कि वो लोग का क्वेश्चन कुछ ऐसा ही रहेगा कि एक सेल में से सेल कांस्टेंट निकालना है और उसको दूसरे क्वेश्चन में, समझा? यस सर। चलो एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ो और ट्राई करने की कोशिश करो, नहीं आया तो मैं बता दूंगा। ट्राई करो, चलो। क्लू मैंने आपको बता दिया, हमेशा क्वेश्चन में सर्च करना अगर इतना बड़ा क्वेश्चन दिखे। इसमें 0.001 मोल है, एक कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है। ध्यान से क्वेश्चन
आया किसी को आंसर? क्या है? 0.01 की कंडक्टिविटी दे रखी है इतनी, ठीक है। 0.01 का रेजिस्टेंस इतना है। ये फॉर्मूला क्या है? सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू के इंटू आर। के इंटू आर, तो के आपका आपके पास है 0.01, है ना। रेजिस्टेंस कितना है? 604। 604, उससे आपको सेल कांस्टेंट मिलेगा। उससे आपको सेल कांस्टेंट मिलेगा, कंडक्टिविटी ऑफ केसीएल। हाँ, इससे आपको क्या मिल जाएगा? सेल कांस्टेंट मिल गया। सेल कांस्टेंट, फिर उन्होंने बोला सेम सेल कंटेनिंग, सेम सेल मतलब अभी वही सेल कांस्टेंट हमें इसमें यूज करना है। सेम सेल है जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना अभी 0. अलग कलर से डिनोट कर देता हूँ, 0.001 है ना, इसका रेजिस्टेंस इतना है। ओके, एक आंसर आया है। तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। मोलर कंडक्टिविटी का अल्टीमेटली, मोलर कंडक्टिविटी हमेशा सीक्वेंस में जाने का। मोलर कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए? के कैसे निकालोगे? ये क्या? 1/r L/A। 1/r, आर तो दिया है मेरा। L/A सेल कांस्टेंट होता है, अभी आपने ऊपर निकाला था, तो इससे के मिल जाएगा। के मिल गया तो फिर ये वाला फॉर्मूला, बस। काफी लंबा है ऑब्वियसली, बट देखो दिमाग लगाना बस। मैंने आपको बोला पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही क्लू है। क्वेश्चन भले ही बड़ा होगा, बट आपको एक क्लू मैंने पहले ही बता दिया था। क्लू इज सेम सेल। क्लू पहचान लिया, हो गया, क्वेश्चन खत्म। किसी का आया? और इसका आंसर क्या है? एक आंसर आया है। ओके आयुष, काफी टाइम हो गई, देख लेते हैं इस बार अभी आंसर। और आंसर आया है ओके जानवी। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, तो होगा सही आंसर। चलो देख लेते हैं आंसर कितना है, काफी टाइम हो गई, इधर नहीं रुक सकते। हाँ, 130 के आसपास है, क्लोज टू 130। जिसको भी आंसर आया यू राइट। तो आई थिंक इजी है। क्या लेक्चर थोड़ी देर में रुक जाएगा, प्लीज वापस ज्वाइन कर लेना। तो मैंने आपको बता दिया, बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा जरूर रहेगा, बट देखो जब एंट्रेंस एग्जाम आती है ना, तो एंट्रेंस एग्जाम में इतना कैलकुलेशन नहीं आता। आपका कंसेप्ट चेक करते हैं वो लोग, आपका कंसेप्ट करते हैं। इतना टाइम नहीं होता इतना लंबा कैलकुलेशन करने के लिए, ऑब्वियसली इतना कैलकुलेटिव नहीं देंगे। हाँ, बोर्ड्स में डेफिनेटली आता है, कैलकुलेटिव आता है, क्योंकि वहाँ पे तो आप लॉग एंड ऑल सब यूज करके आराम से फाइंड कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आराम से के लिए भी आ सकता है। 3-4 जो भी है आपका, इजी है, कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बोला ना, हमेशा क्लू ढूंढो। न्यूमेरिकल के अंदर क्लू मिल गया, खत्म। किसी को कोई डाउट है अभी तो बता दो। जिनका नहीं आया प्लीज आप होमवर्क जरूर करना इसको। जिनका नहीं आया प्लीज आप होमवर्क करिएगा। किसी को कोई डाउट, अभी भी डाउट है तो बता दो मुझे। कोई डाउट? नो डाउट सर। ठीक है, तो एक बार जरूर, यस जिनका नहीं होता ना क्वेश्चन, जो लोग आंसर नहीं कर पाते हैं वो लोग, अभी मेरे को सिर्फ 2 लोग का आंसर आया, जानवी और आयुष। तो इन लोग ठीक है, इन लोग ने आंसर दे दिया। अब जिनका इसके अलावा नहीं आया उन लोग को आप घर पे ट्राई करना चाहिए। क्वेश्चन डेफिनेटली आप घर पे करोगे। फिर भी नहीं आया तो मुझे बताओ कि हाँ मेरा ये नहीं आया है, वही कॉन्फिडेंस आएगा आपको एग्जाम में। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका टॉपिक ये वाला सब खत्म। तो अभी यहाँ पर यहाँ पर एंड होता है ये सब चीजों का, किसका? कंडक्टिविटी एंड ऑल सब टॉपिक का खत्म हो जाता है। अभी पूरा अलग ही टॉपिक आने वाला नया, इलेक्ट्रोकेमिकल। यहाँ पर सब कुछ ये सब खत्म हो गया। कंडक्टिविटी से रिलेटेड जितना भी था सब बता दिया मैंने आपको, है ना। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैं आपको एक समरी देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको कंडक्टेंस पढ़ाया था, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया था इसके बाद? कंडक्टिविटी। क्या बताया था मैंने? यूनिट वॉल्यूम सोल्यूशन के अंदर जो कंडक्टेंस आता है, यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो कंडक्टेंस आता है, दैट इज नोन एज कंडक्टिविटी। दैट इज नोन एज कंडक्टिविटी। फिर मैंने आपको क्या बताया? मोलार कंडक्टिविटी। वो क्या बताया मैंने? मोलार कंडक्टिविटी का यूनिट वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं।
मोलार कंडक्टिविटी क्या बताया था मैंने आपको, एक मोलार सोल्यूशन लेना है आपको, एक मोलार सोल्यूशन लेना है। एक मोलार सोल्यूशन से जो कंडक्टिविटी आएगी दैट इज नोन एज मोलार कंडक्टिविटी ऑफ दैट सोल्यूशन। जब आपको बहुत सारे सोल्यूशंस की कंडक्टिविटी कंपेयर करनी तो अब बेटर कौन सा है, मोलार कंडक्टिविटी। बेटर कौन सा है, मोलार कंडक्टिविटी। ये भी मैंने आपको समझाया था, सबका मैंने आपको फॉर्मूला समझाया, सबका मैंने आपको क्या बोलते हैं, सबका मैंने आपको यूनिट समझाया कि हाँ इसकी ये आपको यूनिट लिखनी है, ठीक है, ये सब समझा दिया था। फिर मैंने आपको ये हो गया, उसके बाद वही इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया वो वाला एक पार्ट हो गया। फिर काउलरिच लॉ मैंने आपको समझाया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होती है तो उसके लिए कैसे निकालते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मैंने आपको वो एक फॉर्मूला बताया दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस ए रूट सी। मैंने आपको बोला है स्ट्रिक्टली, मैंने आपको बोला है दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इसलिए उसका ग्राफ कैसा आया था वो मैंने आपको समझाया। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ कैसा आ रहा है, कर्व आ रहा है, क्योंकि वो लीनियरिटी वो इस लॉ को फॉलो नहीं करते वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो मैंने आपको ये भी बताया था डाइल्यूशन करने पर किसके साथ क्या होता है, डाइल्यूशन में किसका रोल है, ओम्स लॉ, इसका सॉरी ऑसवाल्ड साइंटिस्ट जो थे उन्होंने बताया था ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, उसका यूज है। मतलब जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हमेशा अल्फा बढ़ता है, किसका, वीक का ही बढ़ेगा, क्यों, स्ट्रॉन्ग तो ऑलरेडी ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग का तो ऑलरेडी 1 ही होता है, तो वीक है उसी का क्या होने वाला है, जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाओगे वैसे वैसे अल्फा बढ़ते जाएगा। इसीलिए मैंने आपको एक स्टेटमेंट भी बोला था कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था डाइल्यूशन करने पर क्या होता है, डाइल्यूशन करने पर क्या होता है, डाइल्यूशन करने पर आपके अल्फा बढ़ेगा, वीक की बात कर रहा हूँ, वीक की, अगर आप वीक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो डाइल्यूशन करने पर क्या होने वाला है आपका, अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे बट नंबर ऑफ आयंस इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीज होंगे, नंबर ऑफ आयंस इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीज होंगे। इसीलिए जब आप डाइल्यूशन करते हो, तब डाइल्यूशन करते हो तो कंडक्टिविटी कम हो जाती है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है बट मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि मोलार कंडक्टिविटी का यूनिट वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, मोलार कंडक्टिविटी का यूनिट वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हाँ अगर डाइल्यूशन करूंगा, डाइल्यूशन करूंगा क्या होने वाला है, अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे नो डाउट, बट नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीज हो जाएंगे, क्यों, डाइल्यूशन किया है मैंने। इसी वजह से क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी तो कम होगी बट मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगी। समझ में आया क्या, ये सब मैंने एकदम रैपिडली बोला इस वक्त। हाँ सर। Yes, sir. इस तरह से Yes, पढ़ना sir. होता है, इस तरह से खुद पढ़ने का। जैसे मैं तो अपने टाइम में ऐसे ही पढ़ता था, मैं पूरा पढ़ता था फिर इधर उधर घूमता था और ऐसे ही रिवाइज करते रहता था, हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा लिंक है, ऐसे करने का। कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ ज्यादा टाइम लगेगी भी नहीं है, हाँ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ध्यान रखने का बस। मुसीबत एक ही जगह पर आती है, जहाँ कभी भी आपको याद करने होती है कोई चीजें, वो सबसे बड़ी मुसीबत और सबसे बड़ा हेडेक होता है, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा खत्म, कंडक्टेंस मैंने पूरी तरह से खत्म कर दिया, ठीक है। आई होप मुझको ऐसा लग रहा है कि आपको इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन क्या होती है, उसमें क्या होने वाला है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, हमारे टीवी के रिमोट्स के अंदर जो बैटरीज होती है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। हमारे घर पे जो वॉल के ऊपर जो घड़ी है उसके अंदर जो हम बैटरी लगाते हैं वो भी क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। मोस्टली हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है ना, तो वो सब इलेक्ट्रोकेमिकल। इनफैक्ट रिस्ट वॉच जो आती है उसके अंदर भी अगर आप देखोगे, बचपन में हम वो एक टाइप की वॉचेस आती थी, उसके अंदर पीछे से वो खुलता था और उसके अंदर एक छोटी सी बैटरी निकलती थी, छोटी सी राउंडेड बैटरी निकलती थी, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। उसके अंदर केमिकल भरा हुआ है, वही केमिकल किसके अंदर कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उसी की वजह से वो वॉच चलती है, क्योंकि वॉच को ज्यादा वोल्टेज लगता नहीं है तो इतने कम वोल्टेज में चल जाती है। उसके बाद आपको आगे जाके पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली बैटरीज दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी और एक तो होता है प्राइमरी सेल्स, एक होता है सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल क्या होता है, प्राइमरी सेल वो होता है जिनको आप रिचार्ज नहीं कर सकते। मतलब आपने बचपन में देखा होगा कि आपके जब बैटरीज आपके रिस्ट वॉच में से बंद हो जाती थी चलना तो हम क्या करते थे, हमें एक ही डाउट होता था कि अरे हाँ कहीं ना कहीं इसकी बैटरी चली गई है। तो वही आपके अगर बैटरी चली गई और अगर आप उस बैटरी को वापस रिचार्ज नहीं कर पा रहे हो, उस बैटरी को आप बाहर फेंक दे रहे हो, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल एक ऐसा सेल होता है जिसको आप वापस
रिचार्ज नहीं कर सकते, उसका अगर पावर खत्म बस बैटरी खत्म। जिसको आप वापस रिचार्ज नहीं कर सकते उसको हम प्राइमरी सेल्स बोलते हैं, हालांकि यहाँ नहीं आया है, मैं आपको ऐसी आइडिया दे रहा हूँ। जबकि सेकेंडरी सेल्स वो होते हैं जिनको आप रिचार्ज कर सकते हो, जिनको आप रिचार्ज कर सकते हो, जिनको आप रिचार्ज कर सकते हो, उसको वापस यूज कर सकते हो। रीयूजेबल बैटरीज होती है ये, ठीक है। स्पेशली ये कहाँ पर यूज होती है, ये आपने देखा होगा, ये यूज होती है ऑटोमोबाइल्स में। ऑटोमोबाइल्स में लेड एक्यूमुलेटर होता है, ऑटोमोबाइल्स में लेड एक्यूमुलेटर करके बैटरीज होती है लेड की। मुझे इतना आइडिया नहीं है ऑटोमोबाइल्स के बारे में, मेरे घर पे है भी नहीं, बट मैंने सुना जरूर है पढ़ाई से। लेड एक्यूमुलेटर करके होता है, उसमें बैटरीज को आप चार्ज कर सकते हो, बैटरीज को चार्ज कर सकते हो, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल मोबाइल बैटरी देख लो, मोबाइल के अंदर जो बैटरीज होती है वो भी क्या है, रिचार्जेबल है। जो रिचार्जेबल होती है उनको हम सेकेंडरी बोलते हैं। क्या करते हैं, बाहर से करंट तो प्रोवाइड करते हैं, है ना, पर रिचार्ज वापस उसको रिचार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, करंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये ध्यान रखना, प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरीज, या प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, हालांकि आगे आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो हाँ, सर। सर। मैंने आपको बोला था ना, इसमें वैसे ही हुआ। मतलब मैंने आपको बोला था कि ये लोग ने इलेक्ट्रोकेमिकल को ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल अलग होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक अलग होता है। मुझे डाउट था कि इन्होंने टेक्स्ट बुक में ऐसे ही किया होगा, और ऐसे ही किया। इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल को मेन हेडिंग रखा है और उसमें दो पार्ट बताया है, एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक और एक गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल, ठीक है। तो आप क्या ध्यान रखोगे, मैंने जो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, वो सेल जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उन्होंने उसका नाम रखा है गैल्वेनिक और वोल्टेइक, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अलग बताया। टेक्स्ट बुक में क्या बताया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल है जिसके अंदर रिवर्सिबल होता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल, ठीक है। उसमें दो टाइप है, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक और वोल्टेइक, ठीक है। तो आप ऐसे ही याद रखना जैसे उन्होंने टेक्स्ट बुक में फॉलो करने बोला।